Good morning everyone. You all are welcome to Study IQ and I am Dr. रंजीता. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 NCERT साइंस के चैप्टर नंबर 16 के बारे में, जो कि है वाटर. तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है, कितना % वाटर है जो विच इज़ परफेक्ट फॉर यूज़, और कहाँ कहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उससे जुड़े कुछ अलग डिटेल्स के बारे में भी. अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो you can send me this mail on this email ID. This is my Instagram link. You can follow me and इस वाले जो चैप्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके स्लाइड्स के लिए, PDF फाइल्स के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं क्लास 6 के लेक्चर्स को देखना और क्लास 7 के इससे पहले वाले लेक्चर्स को देखना, तो उन सब के लिंक भी यहीं पर शेयर कर दिए गए हैं. वाइल ज्वाइनिंग द चैनल, जब आप चैनल ज्वाइन करते हैं तो काइंडली चेक द स्पेलिंग ऑफ माई नेम इन लिंक. फिर हम बात करते हैं डिटेल में वाटर वाले चैप्टर के बारे में. क्योंकि ये क्लास 7 का चैप्टर है तो मैं इसमें आपके साथ उतने ही डिटेल्स शेयर करूंगी जितने कि क्लास 7 NCERT में आपको दिए गए हैं. डोंट एक्सपेक्ट दिस लेक्चर टू बी एट पार विद द योर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल. उस लेवल पे नहीं होगा, ये क्लास 7 के लेवल का होगा. ओके, तो अगर हम बात करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ की, उस पर वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अर्थ की सरफेस पे जो 71% जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो हमारी वाटर से कवर्ड है. ठीक है, तो रफली, मतलब अगर रफली आप अपने दिमाग में याद करना चाहते हैं तो वो 70% है. तो अगर आप प्रिसाइजली देखना चाहते हैं तो दैट इज 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसमें से 97.4% जो वाटर है ये कहाँ पे है? सी में और ओशन में. मतलब अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर है उसमें से 97.4% जो एरिया है जो वाटर का, वो सारा ओशन और सी में है. ओके, लेकिन अब जो ये जो ओशन और सी में जो वाटर है ये क्या है? ये सॉल्टी वाटर है, बहुत ज़्यादा नमक वाला पानी है. तो ये हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए अच्छा नहीं है. मतलब उसी फॉर्म में, अगर जिस फॉर्म में हमें समुद्र में मिल रहा है पानी, अगर हम उसी फॉर्म में उसको कंज्यूम करना चाहे तो हम नहीं कंज्यूम कर सकते. अगर हम उसे कंज्यूम करना चाहते हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा. जो फ्रेश वाटर है, जो कि यूजेबल वाटर है, जिसे हम पी सकते हैं, जिससे हम अपने अलग अलग काम कर सकते हैं, वो बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन में है. देखिए 97.4% अगर समुद्र में है तो बाकी का जितना परसेंट है, विच इज़ लाइक 2 पॉइंट समथिंग %, लेस देन 3% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर अर्थ की सरफेस पर है. तो ऑल द वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नॉट इवन फिट फॉर प्लांट्स एंड फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ. जो ओशन का वाटर है वो अर्थ के ऊपर रहने वाले, जो लैंड एरिया पे रहते हैं लोग, मतलब कॉन्टिनेंट्स पे जो लोग, स्पीशीज़ जो रहते हैं, उनकी कंजम्पशन के लिए अच्छा नहीं है. क्योंकि नेचर ने उनको इस तरीके से बनाया है, जो ओशन के वाटर में जितने जानवर रहते हैं, मछलियाँ रहती है या जो भी जीव रहते हैं, वो उस वाटर को टॉलरेट कर सकते हैं. लेकिन जो अर्थ की सरफेस पे, मतलब जो लैंड एरिया पर रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, वो वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स, प्लांट्स, वो उस सॉल्टी वाटर को क्या कर सकते हैं? टॉलरेट नहीं कर पाते. तो वो उनकी कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है. तो वाटर की 3 तरीके की फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो सॉलिड फॉर्म क्या है? स्नो और आइस. तो स्नो और आइस में कहाँ पर होता है? एग्जिस्ट ऑन अर्थ इन फॉर्म ऑफ आइस कैप. अगर आप स्नो और आइस के फॉर्म में वाटर को अर्थ के ऊपर देखना चाहते हैं, धरती पर अगर आप देखना चाहते हैं, तो वो कहाँ मिलेगा आपको? आइस कैप्स में मिलेगा. और कहाँ पे मिलेगा? मतलब कहाँ पे? पोलर वाले एरियाज़ में मिलेगा, ग्लेशियर्स में मिलेगा, या बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं. देखो पोलर एरियाज़ में तो जमी हुई है बर्फ़, दैट वी नो. वहाँ पे किस वजह से जमी हुई है? लैटिट्यूड की वजह से जो है पोलर एरिया में बर्फ़ जमी हुई है. अगर आप इस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो अगर ये ट्रॉपिकल एरिया है, ये टेम्परेट एरिया है, तो ये क्या है? ये पोलर जोन है. तो जो पोलर जोन है वो अपने लैटिट्यूड वाली पोजीशन उनकी ऐसी है, उसकी वजह से क्या है? जमे हुए हैं, आइस कैप्स है वहाँ पे. लेकिन अगर आपको आइस कहीं और मिलती है, जैसे कि हम ट्रॉपिकल कंट्री है इंडिया, वहाँ पे भी आपको आइस मिलती है. किस वजह से? एल्टीट्यूड की वजह से. एल्टीट्यूड का मतलब हाइट. अगर आपको ट्रॉपिकल एरियाज़ में बर्फ़ मिल रही है या ठंडा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो वो किसकी वजह से होगा? वो एल्टीट्यूड की वजह से होगा. पोलर एरियाज़ ठंडे किस लिए हैं? लैटिट्यूड की वजह से हैं. तो दिस कुड बी वन ऑफ द स्टेटमेंट इन योर क्वेश्चन. ओके,
तो हम बात कर रहे थे सॉलिड जो स्नो या आइस है, जो अर्थ पे हमें किस फॉर्म में मिलता है वाटर, आइस और स्नो के फॉर्म में। कहाँ पे मिलेगा वो हमें मिलेगा पोल्स पे और ग्लेशियर्स में और स्नो कवर्ड माउंटेन्स में। तो स्नो कवर्ड माउंटेन्स हमें एल्टीट्यूड की वजह से मिलेंगे। दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ। फिर बात करते हैं वाटर जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है वो हमें कहाँ मिल रहा है। एक तो ओशंस में प्रेजेंट है जो कि हमारे लिए 97.4%, ये हमारे लिए यूजेबल नहीं है। फिर कहाँ पे इसके सिवा लेक्स में है, रिवर्स में है, और कहाँ पे है, अंडरग्राउंड भी है वाटर। तो अर्थ की सरफेस पे कहाँ कहाँ पर है, लेक्स में, रिवर्स में और अंडरग्राउंड वाटर है जो कि लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर के फॉर्म में है। फिर हम बात करते हैं एक और फॉर्म विच इज़ गैशियस फॉर्म। गैस के रूप में पानी भी एग्जिस्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाटर वेपर्स के रूप में। हमारे चारों तरफ जितनी भी हवा है उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई नमी होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि 0% ह्यूमिडिटी हो, थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी रहती है। डेजर्ट एरिया में हो सकता है ह्यूमिडिटी बहुत कम हो, लेकिन जो बाकी के एरियाज हैं उसमें हमेशा कोई ना कोई ह्यूमिडिटी प्रेजेंट रहती है। तो वाटर वेपर्स क्या है, मतलब ह्यूमिडिटी जो है हवा के बीच में वो क्या है, वो हमारा पानी है, वाटर वेपर्स है। तो वाटर वेपर्स जो है वो एयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि गैस के फॉर्म में इन द एटमॉस्फेयर। ऑन कंडेंसेशन, यही जो पानी है, जब अगर ये हवा है चारों तरफ, तो उसके अंदर मान लीजिए ये ड्रॉपलेट्स हैं जो कि वाटर वेपर है। जब यही ड्रॉपलेट्स को कंडेंसेशन न्यूक्लियाई मिलता है या इसी हवा का टेम्परेचर फॉल कर जाता है, तो ये क्या होगा, जो ये एटमॉस्फेयर में जो पानी था वो कंडेंस होके क्या बन जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो क्या आ जाएगा, वो अर्थ पे फॉल करेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बारिश के फॉर्म में। और हमने पहले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था, साइक्लोन वाले चैप्टर में, अगर वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हवा ऊपर उठती है, गर्म हवा, तो क्या बन सकता है, हेल स्टॉर्म भी आ सकता है, ओले भी बन सकते हैं, है ना। तो क्या है, हम क्या बात कर रहे थे, अगर जो पानी जो गैशियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वो जब उसको कंडेंसेशन न्यूक्लियाई मिलेगा, या तो पहला रीज़न, या फिर उसको क्या होगा, अगर उसके पास उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप या फिर कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, ये दोनों में से कोई कंडीशन उसको मिलेगी, तो वो पानी जो है वाटर बन जाएगा। मतलब वो जो गैशियस फॉर्म में पानी था वो वाटर के फॉर्म में पानी बन जाएगा और अर्थ के सरफेस पे फॉल करता है। फाइन। अब आप इधर देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा एक डायग्राम दिखाया गया है। देखिए 97.5% कहाँ है, ओशंस के अंदर है। बचा हुआ कितना परसेंट हो गया, बचा हुआ 2.5% जो है बचा हुआ, ये फ्रेश वाटर है, ये सॉल्टी वाटर है और ये फ्रेश वाटर। तो इस फ्रेश वाटर का जो है 79% जो है वो इस फ्रेश वाटर का आइस कैप्स और ग्लेशियर में है। मतलब या तो पोल्स पे है या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर है, आइस कैप्स पे। और उसमें से 20% जो है वो ग्राउंड वाटर है, और उसमें से जो 1% बचा वो क्या है, वो या तो वाटर इन लेक्स है, या फिर सॉइल के अंदर वाटर है, या तो वो वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर है, या वाटर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या वाटर इन रिवर्स है। ये सारे के अंदर क्या आता है, वो 1% वाटर आता है, 1%। तो ये देखिए आप डिस्ट्रीब्यूशन का 97% पानी सॉल्ट वाटर है, 2.5% फ्रेश वाटर है। उस फ्रेश वाटर में से मैक्सिमम वाटर जो है 79% किस में है, आइस के फॉर्म में। 20% अंडरग्राउंड वाटर है जो ज़मीन के अंदर है। जो 1% बचा वो सब कहाँ है, वो लेक्स में, वो पानी मिट्टी के अंदर, वो एटमॉस्फेयर में, वो रिवर्स में, वो ऑर्गेनिजम्स में, वो इन सब के अंदर है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर क्या है, हमने पढ़ा था ब्लड वाले चैप्टर में, 55% हमारा प्लाज्मा, और प्लाज्मा का मैक्सिमम पोर्शन मोर देन 90% क्या है, वाटर है। हमारी बॉडी के अंदर वाटर है, किसी भी और एनिमल्स की बॉडी के अंदर वाटर है, प्लांट्स के अंदर वाटर है, तो वो सारा है वाटर इन ऑर्गेनिज्म। तो ये है वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं जो कॉन्टिन्यूसली जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर है उसका रिसाइकलिंग होता रहता है। मतलब वो ही सेम वाटर है, जब से हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर आया है और लाइफ पॉसिबल हुई है। तो ऑलमोस्ट मैंने कहा, मैं ये नहीं कहूँगी 100%, बट ऑलमोस्ट हमारी जो अर्थ है उसकी एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन सेम है, उसके अंदर पानी भी आता है। तो हमारी जो जितना भी पानी है हमारी अर्थ पर काफ़ी सालों से ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ओके,
वो जो है कॉन्टिन्यूसली रिसाइकल होता रहता है। ऑफ दीज फॉर्म ऑफ वाटर टेक प्लेस एंड अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज मेंटेन कांस्टेंट। हमारी अर्थ पे उतना ही वाटर है, वही रिसाइकल बार बार होता रहेगा। वही पानी बारिश बन के अर्थ की सरफेस पे आया, फिर वही पानी इवेपोरेट हो गया, फिर बादलों में चला गया, वो पानी फिर नीचे आया। आपने जो ज्योग्राफी की क्लास है, मैंने थोड़ा ब्रीफली आपको डिस्कस भी किया था, ज्योग्राफी में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ओशन पे जो पानी था वो कैसे आया था। सबसे पहले जो वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे उसकी वजह से काफ़ी सारा गैशियस क्लाउड इकट्ठा हो गया था, तो बहुत टाइम तक बारिश होती रही थी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये जो वाटर है, जितना भी वाटर हमारी अर्थ की सरफेस पे है, वो हमेशा रिसाइकल होता रहता है। ओके, जितने भी अर्बन एरियाज हैं उनके पास तो वाटर सप्लाई होती है, वेयर एज अंडर डेवलप्ड जो भी जगह हैं, अंडर डेवलप्ड जो एरियाज हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो या तो रिवर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, या तो लेक्स के ऊपर, या तो पॉन्ड्स के ऊपर, या हैंड पंप, जिससे कि वो अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं। जो अर्बन एरियाज है, हमें कैसे मिलता है पानी? अर्बन एरियाज को तो मोस्टली मिल जाता है वाटर सप्लाई के थ्रू, जो कि रोज़ पानी आता है आप 2 दिन में। लेकिन जो बाकी के एरियाज हैं, मान लीजिए आप रूरल एरिया की बात करते हैं, अंडर डेवलप एरिया की, तो उन सबको इन सारे सोर्सेज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो जो ग्राउंड वाटर है वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है। ओके, ग्राउंड वाटर जो है, जो कुएं होते हैं, जो ट्यूबवेल्स होते हैं, जो हैंडपम्प होते हैं, इनके थ्रू ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो मीन्स हैं, वो मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम अंडरग्राउंड वाटर को निकालते हैं। खोद के हम एक कुआं बना लेते हैं, वेल, हम ट्यूबवेल्स लगा लेते हैं ना, नीचे अंडरग्राउंड पानी को निकाल के उसके ऊपर मोटर लगा के उस पर ट्यूबवेल बना लेते हैं, हैंड पंप्स लगा लेते हैं। तो ये सब से हम क्या करते हैं? अंडरग्राउंड वाटर को निकाल रहे हैं। तो वाटर इन दीज सोर्सेज इज ग्राउंड वाटर, है ना। It is the upper level of underground water which occupies all the spaces in the soil and rock and form a water table। तो हम वाटर टेबल की बात करेंगे, अभी देखेंगे वाटर टेबल कैसे। पानी जो होता है, हमने सॉइल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, पानी जो होता है धीरे धीरे सॉइल के लेयर से परकुलेट करता है। नीचे जहाँ पे हार्ड रॉक आ जाएगी, जहाँ पे सख्त चट्टान आ जाएगी, वहीं पे वो रुक जाएगा और वाटर टेबल मेंटेन हो जाएगी। द अपर लिमिट ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल, है ना। अपर लिमिट मतलब अपर जो लिमिट है, वहाँ कहाँ तक हमको पानी मिलेगा, वहाँ पे उसको हम बोलते हैं वाटर टेबल। इट रिप्रेजेंट्स द डेप्थ ऑफ द वाटर फिल्ड एरिया एट अ गिवन प्लेस। हर एक जगह का वाटर टेबल अलग अलग होता है। मान लीजिए वो उसकी वैरायटी ऑफ जो उसकी चट्टानें कैसी हैं वहाँ पे नीचे, वहाँ पे मान लीजिए ऊपर कंक्रीट है या मिट्टी है या वहाँ पे कोई फॉरेस्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट होगा तो नीचे क्या मिलेगा आपको? ग्राउंड वाटर अंदर से आराम से सीपेज करता है क्योंकि मिट्टी के थ्रू। लेकिन मान लीजिए कंक्रीट है, कोई सिटी है, तो उसमें ग्राउंड वाटर कहाँ मिलेगा हमको? काफ़ी नीचे मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर का क्या हो रहा है? रिसाइकल के फॉर्म में मिट्टी के थ्रू ग्राउंड वाटर नीचे नहीं पहुँच रहा, तो इसलिए उनकी वाटर टेबल जो होगी नीचे चली जाएगी काफ़ी। इस डायग्राम से आप समझिए, ये देखिए, ये मिट्टी है, तो जो भी है, रिवर हुआ और या फिर बारिश आती है, तो क्या होगा? धीरे धीरे जो मिट्टी के बीच में पोर्स है उसके थ्रू होते हुए ग्राउंड वाटर जो है नीचे पहुंच जाएगा। फिर एक सिल्टी लेयर आ गई, फिर क्या हुआ? रॉक आ गई, ये देखिए, सैंड एंड ग्रेवल एक्विफर्स। तो यहाँ पे जो होगा हमें क्या मिलेगा? वाटर टेबल मिलेगा इस वाली जगह पर। जैसे नीचे वो करेगी, जैसे ही मान लीजिए ये, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जैसे ही हार्ड रॉक वाला बेड आ जाएगा तो हमें वाटर टेबल मिल जाता है, कि आप देख सकते हैं। तो आप समझिए ये वाटर कैसे सीपेज हो रहा है। जहाँ पे मिट्टी होगी वहाँ से बेटर तरीके से सीपेज होगा। मान लीजिए आप इसको सीमेंट बना दिया आपने, बिल्कुल सीमेंटेड रोड्स बना दिए, फैक्ट्रीज सब कुछ बना दिया सीमेंट, तो क्या ग्राउंड वाटर नीचे पहुँच पाएगा? बिल्कुल नहीं पहुँचेगा, वो सीमेंट को परकोलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो पानी वहाँ पे नहीं जाएगा नीचे। तो ऐसी जगह है जहाँ पर मिट्टी नहीं है, जहाँ पे पेड़ नहीं है, वैसी जगहों पे वाटर टेबल जो होगा नीचे चला जाएगा। फाइन। जो वाटर टेबल है, राइज एंड फॉल डिपेंडिंग upon the amount of rainwater that seeps into the underground water and how much underground water is drawn out for irrigation and industry। दूसरा जो वाटर टेबल का लेवल है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कितना पानी नीचे से निकाला जा रहा है। मान लीजिए वाटर टेबल हमने अभी देखा, यहाँ पे पानी रहता है, इसको आपने रोज़ रोज़ निकालना शुरू कर दिया। अब हर रोज़ बारिश तो नहीं आ रही, लेकिन हर रोज़ आप इसको निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? ये पानी जो है ख़त्म हो जाएगा, नीचे पहुँचेंगे। पहले यहाँ पानी मिल रहा था, फिर यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा, यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा, यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे उतना रिप्लेनिश नहीं हो रहा, आप निकाल ज़्यादा रहे हैं और नेचर से मिल कम रहा है, तो भी वाटर टेबल नीचे जा सकता है। तो यही बताया गया है। तो वाटर टेबल क्या
राइज करना या फॉल करना किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो वहाँ पे बारिश कितनी हो रही है और बारिश का पानी नीचे पहुँच भी रहा है कि नहीं, दूसरा कि वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर को कितना ज़्यादा निकाला जा रहा है। ओके, द सीपिंग डाउन ऑफ रेन वाटर इनटू ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ये हमें पता है, नीचे जो पानी पर्कुलेट करता है, जो नीचे रिसता है पानी मिट्टी से और नीचे नीचे रिसता जाता है पानी, उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ओके, द ग्राउंड वाटर डस गेट्स रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस। ओके, जो इनफिल्ट्रेशन होता है वाटर का, जब पानी नीचे जाता है मिट्टी में, सीपेज होती है नीचे, तो उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर टेबल जो है हमारा दोबारा से रिफिल हो जाता है। ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। ये तो मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे हार्ड रॉक आ जाएगी वहीं पे ग्राउंड वाटर टेबल बन जाएगा। दिस इज एक्विफर विच कंटेन्स द ग्राउंड वाटर यूजेबल बाय ट्यूब वेल्स एंड हैंड पम्प्स। वहाँ तक आप पाइप डाल के, ट्यूबवेल लगा के, हैंड पम्प लगा के उस पानी को निकाल सकते हैं। These sources, however, have limited source of water and may get exhausted if used excessively। यही हमने आपको बताया कि हमने यही डिस्कस किया कि अगर आप उसको उतना ज़्यादा पानी निकाल लेंगे जितना पानी उसको मिल नहीं रहा, तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो परमानेंटली एक कुएँ से पानी निकल सकता है। जो प्रैक्टिकली कुछ लोग इसको जानते भी होंगे, एक कुएँ से हर टाइम पानी निकलता, उसमें अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी निकाल दिया तो वो सूख जाता है, ट्यूबवेल वो सूख जाता है। ओके, तो डिप्लीशन कैसे होती है वाटर टेबल की? वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर गेट्स रिप्लेनिश्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। दिस वी नो। द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ सेम अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ रिप्लेनिश्ड बाय रेन। तो हमें उसमें से उतना ही पानी निकालना चाहिए जितना कि रिप्लेनिश हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा पानी निकाला जाएगा तो फिर क्या होगा, वाटर टेबल रिप्लेनिश दोबारा से नहीं भरेगा, तो उस वाटर के जो सोर्स है, अंडरग्राउंड वाटर का जो सोर्स है, उसमें पानी खत्म हो जाएगा। अब इस डायग्राम में आप देखिए, वाटर लेवल डिक्लाइंस, पंपिंग वेल बना दिया, ठीक है, ये स्ट्रीम है, ग्राउंड वाटर फ्लो डायरेक्शन यहाँ पे जा रहा है, इधर पहुँच रहा है पूरा, क्योंकि यहाँ पे पंपिंग वेल लगाया हुआ है। जितना भी है वाटर टेबल ये पूरा इधर इधर पहुँच जा रहा है। इससे भी वाटर टेबल से भी बिलो लगा दिया इन्होंने, तो क्या होगा, ये सारी की सारा इस पानी को निकाल लेगा, क्योंकि ये उससे भी बिलो जोन पर है, तो वाटर टेबल जो है डिप्लीट भी हो जाता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स विच कॉजेज डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल एट अ वेरी फास्ट रेट, हम जान चुके हैं क्या क्या हो सकते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उनका प्रेशर बढ़ेगा। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, डिमांड रेज हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, लोग ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर निकालेंगे। इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लगी हुई हैं, उनकी डिमांड है बहुत ज़्यादा पानी की, वही है, डिमांड रेज कर दी इन्होंने। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, डिमांड रेज कर दी है। इसके साथ में और क्या फैक्टर्स होंगे, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। ओके, मतलब ग्राउंड वाटर के में पानी नीचे रिस ही नहीं रहा, आपने ऊपर सारा का सारा सीमेंटेड बना दिया तो नीचे जा ही नहीं रहा पानी, तो वो भी एक कारण हो सकता है। फिर क्या हो सकता है और कारण, स्कैंटी रेनफॉल, बारिश ही बहुत कम आ रही है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ ही नहीं है, पेड़ रहते हैं तभी तो वो मॉइस्चर को होल्ड करते हैं। अगर कोई ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर पेड़ नहीं है तो उसमें से क्या होगा, पानी बह जाएगा, पेड़ उसको रोकते हैं। मतलब अगर कोई भी पेड़ पौधे या वेजिटेशन लगा हुआ है किसी जगह पर तो वो क्या करता है, इट होल्ड्स वाटर, और जब उसको रोकेगा तभी तो नीचे जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए पेड़ लगे हुए हैं इस मिट्टी में तो ये इसको रोक लेंगे, तभी तो वो धीरे धीरे रिसेगा। अगर इसको रोक ही नहीं पाएंगे तो पानी यहाँ से आया यहाँ से बह जाएगा। ओके, एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज, वही जो मैंने कहा, डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया ऑफ सीपेज का क्या मतलब है, आपने वहाँ पे कंक्रीट रोड बना दिए तो उससे क्या होगा, वाटर टेबल डिप्लीट हो जाता है। इसीलिए जो सिटीज़ होती हैं जहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर ज़्यादा बना होता है, जिसको हम हीट आइलैंड भी बोलते हैं, है ना, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है हीट आइलैंड के बारे में। तो जो हीट आइलैंड होते हैं ये उन सिटीज़ को बोला जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंक्रीटाइजेशन हो गया है, वहाँ पे पेड़ कम पड़ गए हैं और बिल्डिंग ज़्यादा बन गई हैं, सड़कें ज़्यादा बन गई हैं, तो हीट आइलैंड्स बन गए हैं। वो इतने गर्म हो जाते हैं, क्योंकि अगर मिट्टी होती तो वो ठंडी हो सकती है, लेकिन कंक्रीट जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये जो अगर ऐसे एरियाज़ हैं तो वहाँ पे वाटर का टेबल क्या होगा, फॉल कर जाएगा। ओके, इंक्रीज पॉपुलेशन होने से क्या होता है, मोर ड्रिंकिंग वाटर इज़ रिक्वायर्ड, वॉशिंग, कुकिंग, हाउस, मतलब डिमांड बढ़ गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाउसेस, बहुत ज़्यादा ऑफिस, बहुत ज़्यादा शॉप्स, ये सब बनेगा। इससे क्या होगा, वाटर का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा। तो
इसलिए इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीजेज यूज ऑफ वाटर, दिस रिजल्ट इन डिप्लीशन। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी किसी सिटी की या किसी भी एरिया की तो वहाँ का वाटर टेबल नीचे जाएगा। दिस इज़ लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये आपको समझ आना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, सेम वाटर का अगर उसका यूज़ बढ़ जाएगा, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो हर चीज़ के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए से लेके डेली चीज़ें करने के लिए, और हो सकता है वो इंडस्ट्री भी बहुत डिमांड कर रही हो पानी को। तो अगर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी तो वाटर का यूज़ बढ़ जाएगा, डिप्लीशन होगा। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, मतलब वहाँ पे बहुत सारी फसलें लगाई जा रही हैं और उन सब फसलों को बारिश से पानी नहीं मिल रहा, तो वो कहाँ से। दूसरा इजी ऑप्शन क्या है, या तो वहाँ पे कोई कैनाल इरीगेशन हो, मान लीजिए कोई कैनाल बनाई गई हो, वहाँ पे नहर बनाई गई हो, है ना। तो अगर नहर नहीं बनाई गई है तो क्या होगा, अगर बारिश भी नहीं आ रही और नहर भी नहीं है तो पानी की कमी कहाँ से पूरी की जाएगी, ट्यूबवेल लगा के, तो अंडरग्राउंड वाटर निकाला जाएगा। तो उसकी वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिप्लीशन होता है वाटर टेबल का। डिफॉरेस्टेशन में कैसे होता है ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। जो डिफॉरेस्टेशन होता है किस लिए करते हैं हम, बेसिकली डिफॉरेस्टेशन हम क्यों कर रहे हैं, पेड़ क्यों काट रहे हैं। पेड़ हम या तो इसलिए काट रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है। जब अगर पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है तो या तो हमें वहाँ पे उस जगह पर सड़क बनानी है, या तो हमें उस जगह पे घर बनाने हैं, या तो हमें डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। या फिर हमें उसी पॉपुलेशन को केटर करने के लिए, उसी जो भी वो हमारी जितनी भी जनसंख्या बढ़ रही है उसी जनसंख्या के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, या तो हमें वहाँ से कागज़ बनाने हैं उन पेड़ों को काट के, कुछ भी, तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। या ओवर ग्रेजिंग हो रही है, आपके जो पशु हैं वो ज़्यादा उसको घास को खा ले रहे हैं, तो उन सब की वजह से क्या होगा, वेजिटेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब जब वेजिटेशन डिक्रीज हो जाएगा तो स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। वेजिटेशन क्या करती थी, रोकती थी पानी को, बैरियर बनाती थी। अब वेजिटेशन नहीं है तो सीधा सीधा पानी बह जाएगा, उसे क्लियर ग्राउंड मिल गया, वो पूरा बह जाएगा। अगर पूरा बह गया तो वो नीचे सीपेज नहीं होगा। तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेशन, ये सब में क्या होता है, अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाता है। कैसे होता है ये हमने डिस्कस कर लिया, फाइन। फिर अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर अ ग्लोब इज क्वाइट अनइवन, ये हम जानते हैं। अभी हमने देखा 97.4% तो कहाँ है, ओशंस में ही है, ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन। अब जो लैंड एरिया, ये तो हमने देख लिया कि भाई ओशंस में जितना पानी है वो तो है, लेकिन ओशंस के सिवा जो 2.5% जो वाटर था वो तो लैंड एरिया पे था। तो वो जो लैंड एरिया पे जो वाटर है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल अलग अलग हो रहा है। ओके, these are deserts which have a scanty rainfall. Some regions have excessive rains which causes flood, while some have very little rain which causes drought. कहीं पे सूखा पड़ता है, कहीं पे इतनी बारिश आती है कि वहाँ पे फ्लड आ जाता है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का। India is a vast country and the rainfall is not the same everywhere. Therefore, some regions in our country have floods while some suffer from drought. कुछ जगहों पे सूखा पड़ता है हमारी कंट्री में, कुछ जगहों पे बाढ़ आती है। हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, फाइन। तो अब हम मैप पे देखेंगे कि हमारी कंट्री में रेनफॉल कहाँ कहाँ पे होता है। इंडिया रिसीव्स अ लॉट ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेन एंड स्नो इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये यहाँ पे लाइन लिखी हुई है। तो आपको पता है क्यों ऐसा हो रहा है, बेसिक, बहुत ही बेसिक, क्योंकि इंडिया जो है एक मॉनसूनल कंट्री है। यहाँ पे कैसे रेन हो रही है, मॉनसून रेन हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो इंडिया जो है, अगर वर्ल्ड की एवरेज की बात करते हैं तो इंडिया की प्रेसिपिटेशन जो है 1170 mm है, और वर्ल्ड का एवरेज कितना है 700 mm। सोचिए 700 mm वर्ल्ड का एवरेज है, लेकिन इंडिया के पास कितनी बारिश होती है 1107, 1170 मिलीमीटर बारिश होती है यहाँ पे। तो आप समझिए हमारे देश में कितनी ज़्यादा बारिश होती है। हमारे देश को मॉनसूनल कंट्री कहा जाता है। ओके, अब आप ये मैप देखिए ज़रा, ये इंडिया का एनुअल एवरेज रेनफॉल का मैप है। देखिए जो सबसे ज़्यादा डार्क ब्लू है वो है ओवर 250 सेंटीमीटर जहाँ पे बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा वाइट या लाइट ब्लू होगा वहाँ पे सबसे कम बारिश हो रही है। तो ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट है, ये देखिए पूरी की पूरी डार्क ब्लू है। ये पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, ये भी पूरा डार्क ब्लू है ऑलमोस्ट। ओके, तो ये किस वजह से, ये मानसून की ये वाली जो ब्रांच होती है ये बारिश करती है। मानसून की जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच चली जाती है वो यहाँ पे बारिश करती है नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर थोड़ी ब्रांचेज जो हैं ऐसे यहाँ पे भी बारिश करती हैं मानसून की। और फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ कैसे बारिश हो रही है,
यहाँ पे मॉनसूनल रेन तो आ ही रही है, साथ में यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली रेन भी आ रही है। ओके, जो यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आते हैं वो भी यहाँ पे बारिश कर रहे हैं। फिर राजस्थान देखिए, राजस्थान में सूखा पड़ा हुआ है, डेजर्ट है यहाँ पर, क्योंकि मानसून की जब तक रेन यहाँ पे पहुँचती है ये खाली हो जाती है, बिल्कुल बारिश नहीं कर पाती यहाँ पर। और ये देखिए, ये वाला शेडो जोन दिख रहा है आपको, यहाँ पे बारिश क्यों नहीं होती? ये भी एनसीईआरटी का पार्ट है, ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, उनकी हाइट ऊंची है, तो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड पे तो बारिश बहुत अच्छी होती है जैसे ही, लेकिन वेस्टर्न साइड से इधर जब क्रॉस करती है हमारी हवाएं, तो क्या होता है, उनका मॉइस्चर तो खत्म हो चुका होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। जब तक ये इंटीरियर में आते हैं तो इनके पास बारिश की मॉइस्चर जो है रेन एयर में ख़त्म हो चुका होता है, तो यहाँ पे बहुत कम बारिश करती है। देखिए, फिर ये देखिए इंटीरियर्स में यहाँ पे भी थोड़ी कमी बारिश होती है। मानसून की रेंज तब तक यहाँ पे आती है, तब तक खत्म हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बहुत मानसून तो पहुँचता ही है, साथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी पहुँचते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ बारिश हो रही है। फाइन, तो हमने यहाँ पे देखा कि इंडिया के अलग अलग हिस्से में अलग अलग अमाउंट ऑफ रेनफॉल है। ये हमने एवरेज लिया है, एनुअल एवरेज, पूरे साल में जो बारिश हुई उसका एवरेज निकाल लिया है। ठीक है, पॉपुलेशन देखिए, अगर हम पॉपुलेशन से कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है, यहाँ का पॉपुलेशन मैप देखिए, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा एक तो कोलकाता में दिखाई दे रही है, यूपी बिहार में यहाँ पे दिखाई दे रही है। जनरली अगर आप देखेंगे, राजस्थान में देखिए, राजस्थान में बारिश कम है, पॉपुलेशन कम है। सिमिलरली ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया देखिए, पॉपुलेशन, आप ये पैटर्न देख पाएंगे कि कुछ हद तक देखिए, आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश है लेकिन पॉपुलेशन कम है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हिली एरिया है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। हिल्स जो होती रोक लेती थी पानी को, हवा को, तो यहाँ पे बारिश होती रहती थी, लेकिन ये हिली एरिया इसलिए यहाँ का पॉपुलेशन कम है। बट मेनलैंड, इस तरफ देखिए आप, मेनलैंड ये भी है, इस तरफ देखिए, आपको थोड़ा पैटर्न दिखाई देगा बारिश के साथ साथ। तो हमारी पॉपुलेशन भी इस तरीके से है और रेनफॉल का पैटर्न ये था। तो अभी हम रेनफॉल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो अलग अलग एरियाज़ हैं इंडिया के, वो अलग अलग अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव करते हैं। ओके, ये तो था रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन पर से, कि कितना पानी है और वो जो पानी है वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओशंस में कितना पानी है, बाकी जगह पे कितना पानी है। फिर हमने ग्राउंड वाटर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, हमने ये कॉजेज़ देखे कि कैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता है, क्यों कम होता है कुछ जगह पे, क्यों कुछ जगह पे ज़्यादा हो सकता है। फिर हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, मतलब जो बारिश का पानी है हम उसको किस तरीके से यूज़ करें, उसको स्टोर करें। ओके, देखिए हमारे कंट्री में मैंने आपको बारिश का मैप दिखा दिया, ये देखा आपने, काफ़ी बारिश होती है, एवरेज से ज़्यादा बारिश हो रही है। तो जो इतनी बारिश हो रही है, क्या हम उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, आप पूछिए, सोचिए। अगर हम कर पा रहे होते तो क्या हमारा कंट्री पानी की कमी से जूझता? नहीं, बारिश तो हमें नेचुरली, हमें बहुत बारिश मिल रही है। इसका मतलब ये है कि नेचुरली हमारे पास काफ़ी बारिश होती है, बट वी आर नॉट एबल टू टैप दैट नेचुरल रिसोर्स। हम उस बारिश का फ़ायदा नहीं उठा पाते। इनफैक्ट हम उसके जो नुकसान है उसको ज़रूर झेलते हैं, फ्लड ज़रूर आती हैं हमारे कंट्री में, लेकिन हम रेन वाटर हार्वेस्ट करने में उतने कामयाब नहीं हैं। तो हमें क्या होता है, एज़ पर द एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझना चाहिए बारिश हमारे पास बहुत है, तो एक जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है हमारे पास उन एरियाज़ में जहाँ पे बारिश हो रही है, हमने आपको दिखा दिए वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, कम से कम वो एरियाज़ जो रेन वाटर को अच्छे से हार्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पूरे साल की नीड्स का उससे काम चला सकते हैं, मैक्सिमम नीड्स का। ओके, जो मोस्ट ऑफ द रेन वाटर है जस्ट फ्लोज अवे। अधिकतर रेन वाटर का क्या होता है, वो पानी जो है नदियों के थ्रू बह बह के कहाँ चला जाता है, ओशंस में। ओशंस में कैसा है, खारा पानी जो हम यूज़ नहीं कर सकते। दिस कैन बी स्किलफुली यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। सबसे पहला यूज़ तो इसका यही हो सकता है कि भाई आप उसको ग्राउंड वाटर में भेज दो। आप इस तरीके से कुछ काम करो कि जो सिटीज़ हैं वहाँ पे भी आप रेन वाटर हार्वेस्ट करके, कम से कम आप उसको स्टोर नहीं कर सकते तो कम से कम पानी को ज़मीन में ज़रूर भेज दो कि वो ज़मीन में चला जाए, ताकि हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सके, उस ग्राउंड वाटर को हम निकाल सकें जब हमें चाहिए। ओके, द मॉडर्न बिल्डिंग्स ऑफ स्कूल, ऑफिसेज, होम्स कैन इंस्टॉल अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सो एज टू स्टोर रेन वाटर इन देयर ओन प्रेमाइसेस फॉर फ्यूचर यूज़। तो दो काम किए जा सकते हैं। एक तो पहला काम ये किया जा सकता है कि ग्राउंड वाटर को में उसको भेज दिया जाए, उस पानी को, इस तरीके के मैकेनिज्म्स के थ्रू। सेकंड, इस तरीके के मैकेनिज्म्स डेवलप किए जाएं घरों में, स्कूल बिल्डिंग्स में, कि आप रेन वाटर को स्टोर कर पाओ टैंक्स में।
कम से कम पूरा साल नहीं तो जितने दिन आप यूज़ कर सकते हो उतने दिन आप उसे यूज़ कर पाओ। इसी तर्ज पे हमें हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, अगर आप हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स में घूमेंगे जो हमारे विरासत है, तो आपको दिखेगा कि बावड़ी नाम का एक कॉन्सेप्ट हुआ था स्पेशली राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में आपने देखा डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पे क्या होता था, बारिश कभी कभी होती थी, तो वो क्या करते थे लोग, वहाँ पे जब भी बारिश होती थी उस पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते थे, उसको स्टोर कर लेते थे बावड़ीज में, उसको बावड़ी कहा जाता था। तो बावड़ी क्या है, ओल्ड एज मेथड है वाटर कलेक्शन का। आप पहले देख लीजिए, देखिए ये है बावड़ी, ऐसे करके स्टेप्स बना देते थे और नीचे पानी इकट्ठा हो जाता था, और इस पानी को, इतना सारा पानी इकट्ठा हो जाता था कि इस पानी का महीने महीने साल भर इनफैक्ट यूज़ किया जाता था, बहुत ही अच्छे से यूज़ किया जाता था, इसको गंदा नहीं किया जाता था, पीने से लेके हर तरीके का इसका यूज़ होता था। जो रिलीजियस रिचुअल होते थे, कोई हमारे धार्मिक सेरेमनीज होती थी, वो तक की जाती थी। ओके, जो स्ट्रक्चर होता था उसमें क्या होता था, दीज स्ट्रक्चर आर स्टिल फाउंड इन ओल्ड बिल्डिंग्स, पैलेसेस एंड फोर्ट में, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल देखोगे आप तो उसमें आपको मिलेंगी बावड़ी। धीरे धीरे लेकिन क्या हुआ, बावड़ी फेल इनटू डिसयूज एंड गार्बेज स्टार्टेड पाइलिंग अप इन दीज रिजर्वॉयर्स। पहले टाइम में बावड़ी बहुत अच्छे से यूज़ की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वाटर सप्लाई आने लग गई तो बावड़ी का यूज़ नहीं होता है। However, because of the acute shortage of water, the Bawris are being revived. Today, the situation is that in spite of scanty rain, those places are managing their water needs well. अभी भी आप जाके देखेंगे तो कुछ सिटीज़ में, कुछ जहाँ पे बावरीज हैं ऑलरेडी, नहीं तो अगर आप गांव में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक पॉन्ड मिलेगा, कम्युनिटी पॉन्ड मिलेगा, आपको एक तालाब मिलेगा जिसके अंदर पानी इकट्ठा किया जाता है, और कुछ नहीं तो पहले तो उसे पानी को पीने के लिए भी यूज़ किया जाता था। आजकल अगर पीने की बात ना की जाए तो कम से कम उनके जो पशु हैं, जो उनके कैटल्स हैं, उसको पीने के लिए ज़रूर वो यूज़ करते हैं, उसको पीने के लिए, उसको नहलाने के लिए, बाकी सारे कामों के लिए उसको यूज़ किया जाता है अभी भी। तो ये हमें दिखाया जा रहा है कि घर के ऊपर रेन वाटर कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए घर की छत है, ये उस पर रेन वाटर आ रहा है, और उसमें क्या है, ये एक उन्होंने पाइप के थ्रू, देखो ये कंडक्ट है, ये पूरा का पूरा छत का पानी इस पाइप के थ्रू यहाँ पे जाएगा, ये इधर से जाके ये एक अंडरग्राउंड चेम्बर बना दिया, वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा टैंक में। और ये बोरवेल, ये सेटलमेंट टैंक होगा पहले, ये फर्स्ट सेटलमेंट टैंक है, ताकि वो एक बार थोड़ी देर सेटल हो जाए, गंदा पानी ना जाए, और फिर ये इधर चला जाएगा, जिसको जब चाहे हम निकाल सकते हैं। देखो कैचमेंट एरिया है ये इतना बड़ा, हर घर की छत के ऊपर अगर कैचमेंट एरिया बना देंगे, कैचमेंट एरिया मतलब कितनी जगह पे हमें बारिश के पानी को इकट्ठा करना है, तो देखिए स्कूल की बिल्डिंग्स, ऑफिस की बिल्डिंग, अपने खुद के घर की छत, वो सारे कैचमेंट एरिया बन सकता है। उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करके, ये मतलब एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम होता है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगती, एक सिंपल सा एक टैंक बनाना होता है नीचे ज़मीन के अंदर, उसके अंदर ये पानी चला जाता है। ओके, और जब चाहिए आपको उसको हम निकाला जा सकता है। ओवरफ्लो भी देखो यहाँ से निकाल दिया गया, अगर मान लो पूरा भर गया तो वो एक्स्ट्रा निकल जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक बट वेरी वेरी यूजफुल। ये था ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, सॉरी। अब हम बात करते हैं इरिगेशन के मेथड्स की, जिसमें एक मेथड है ड्रिप इरिगेशन। देखो इरिगेशन मतलब फसलों की सिंचाई करना, मतलब फसलों को पानी देना। तो फसलों को पानी देना तो एक ट्रेडिशनल मेथड आप सब जानते हैं कि भाई वो कोई नहर आ रही है, उसके बीच में से आप बना के उसको दे दें पानी, तो काफ़ी सारा उसमें पानी वेस्ट होता है, या फिर ट्यूबवेल के थ्रू निकाल लें और उस सबको ऐसे कनाल चैनल से बना के, नाली की तरह बना के पूरे खेत को पानी दे दिया जाए। दैट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन उस वाले मेथड के अंदर बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारा पानी हवा में भी उड़ जाएगा, फसल की जगह पे बहुत सारा पानी दूसरे ग्राउंड में भी जा रहा है ना। तो अब दूसरा एक और मेथड होता है ड्रिप इरिगेशन का। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, तो इस मेथड में क्या होता है, मेथड ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग। छोटे छोटे पाइप्स डाले जाते हैं, पाइप डाल दिए जाएंगे आपके खेत में या उस जगह पे प्लांट जहाँ पे लगे हुए हैं, विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू द बेस ऑफ द प्लांट। वो कहाँ डाले जाएंगे, बेस ऑफ द प्लांट में, मतलब जो प्लांट है उसका बेस है यहाँ पे डाले जाएंगे। दिस मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ वाटर। अब देखिए जहाँ पे पौधा लगा हुआ है वहीं पे पानी जा रहा है, मतलब पहले वाले मेथड में क्या था, पूरा खेत में फ्लड कर देंगे, जहाँ पौधा है वहाँ भी, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी पानी जा रहा है। इस केस में क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन के केस में छोटे छोटे पाइप्स डाल दिए जाते हैं, उन पाइप्स के थ्रू, पतले पतले पाइप्स डाले जाते हैं, उन पाइप्स के थ्रू पानी खोला जाता है पाइप में ही, तो उसी जगह पे जाता है जहाँ पे प्लांट उगा हुआ है। क्यों ऐसा यूज़ किया जाता है, उन जगहों पे ये मेथड बहुत कारगर है जहाँ पे पानी की कमी है, उन जगहों के लिए। देखिए मैकेनिज्म ऑफ ड्रिप इरिगेशन इज शोन इन फिगर, ये आप देख लिया आपने।
ये उन जगहों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, तो ड्रिप इरिगेशन की हमने बात की। स्पेशली ड्रिप इरिगेशन उन फसलों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको कंट्रोल्ड वाटर चाहिए। ओके, तो वाटर वाइज जो हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं हम उनके बारे में बात करते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। अभी हम पानी को कंजर्व करने के मेथड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड हमने क्या पढ़ा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर हमने दूसरा मेथड पढ़ा ड्रिप इरिगेशन, जो सिंचाई का ट्रेडिशनल मेथड है उसको छोड़ के ड्रिप इरिगेशन यूज़ की जा सकती है। वो जो है इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, पाइप्स डाले जा सकते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ हमारी कुछ हैबिट्स को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे जब हम ब्रश करते हैं या फेस वॉश कर रहे हैं या हैंड वॉश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, लोगों की आदत होती है टैप को उस टाइम ऑन रखते हैं, तो हमें उस टाइम पे टैप को ऑफ कर देना चाहिए। ओपन व्हेन नीडेड, दिस विल चेक द एक्सेस फ्लो ऑब्वियसली। अगर आपको टैप खुली करके मान लीजिए आप ब्रश कर रहे हैं, उससे अच्छा है अगर आप एक मग में पानी लेके ब्रश करेंगे, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपने कम पानी यूज़ किया। अगर आपने जितनी देर टैप खोली, आप चेक करिए कि कितनी देर आप ब्रश करते हैं, कितनी देर टैप खोलते हैं, मिनट्स नोट करिए, उसमें जितना पानी उस टैप से निकलता है और एक मग में आपका वो काम हो सकता था। नहाने के लिए शावर की जगह पे अगर आप बकेट का यूज़ करेंगे तो आपका पानी कम जाएगा। मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, पूरे घर में पानी फैलाने से अच्छा है कि आप उसको सिर्फ मॉप कर दें, है ना। इरिगेट पॉटेड प्लांट्स विद यूज्ड वाटर फॉर वॉशिंग राइस, जो किचन का जो पानी है जिसमें हम सब्जियां धोते हैं, दालें धोते हैं, उसको हम पौधों के अंदर डाल सकते हैं। नो टैप और पाइप इज लीकिंग, ये चेक करना चाहिए आपको। तो ये छोटे छोटे से हैबिट थे, हमें पता है ये सारी चीज़ें, लेकिन हम उनको कभी अपनी आदतों में लाते नहीं हैं, ठीक है, तो हमें लाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की। तो ये क्या होता है, तो वाटर मैनेजमेंट जो है activity of planning, developing and distribution and managing the optimum use of water resources। जो भी हमारे वाटर के रिसोर्सेज हैं, क्योंकि जो हमारे फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं, नदियां हैं, हमारी रेन वाटर है, उसको हमें डेवलप, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट का जो है उसका प्लान, ये सब चीज़ें हैं उसको करना चाहिए। उसको हम वाटर मैनेजमेंट बोलते हैं, मतलब उसका प्लान करना, डेवलप करना, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट। इट इज़ अ सबसेट ऑफ वाटर साइकिल मैनेजमेंट। Water supply pipes leaking and a lot of water gushing out of the pipes are the wastage of water। इसमें हम क्या करते हैं वाटर मैनेजमेंट में, हमें इस तरीके के मेथड्स ढूंढने होते हैं, हमें लगाने होते हैं, ताकि वाटर का जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविक अथॉरिटीज़ टू प्रिवेंट सच वेस्टेज। इट इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविक अथॉरिटी, जो वहाँ की अथॉरिटी है वो उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चीज़ें तब बदलती हैं किसी भी देश में, वो डेवलप तब करता है जब वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर निर्भर ना रहे, उसके सिटीजन्स भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सिविक अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आई वुड से इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स ऑल्सो इक्वली, एंड आई विल से मोर देन एनी अथॉरिटी। तो मिसमैनेजमेंट जब होता है पानी का, तो ऑल्सो टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो। तो हमें क्या करने चाहिए, कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमने पढ़ लिया, बावड़ीज, ड्रिप इरिगेशन, तो ये सारे जो है वाटर मैनेजमेंट में हमें ये सारे के सारे स्टेप्स लेने चाहिए। फिर हम बात करते हैं वाटर अगर कम पड़ता है तो पानी प्लांट्स के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। अगर प्लांट्स के पास पानी की कमी है तो उनके ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट होगा। तो देखिए, सफिशिएंट वाटर जो है उसको लाइफ ऑफ प्लांट को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। अगर आपने एक प्लांट को कुछ दिनों तक पानी नहीं दिया तो वो पानी की कमी से सूख कर मर जाता है। प्लांट्स आपसे डिमांड ही क्या करते हैं, बहुत कम डिमांड होती है उनकी, उनको पानी चाहिए, उनको सनलाइट चाहिए। अगर उसमें मिट्टी आप उसकी चेंज करिए कुछ कुछ वक्त पे, वो मिट्टी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसके सिवा तो कोई डिमांड नहीं है। तो जो रेगुलर उनकी डिमांड होती है वो वाटर होती है। तो प्लांट्स नीड वाटर टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड टू मेक फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस वी नो वेरी वेल बाय दिस टाइम। ओके, हमें पता है, हमने कितनी बार कितने डिटेल में फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं ना। फिर क्या होता है, प्लांट्स में जब पानी की कमी होती है तब क्या होता है, तो एक तो क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा, अगर पानी की कमी है तो जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल रहे हैं उनको, अपने पोषक तत्व कैसे मिलते हैं, मिट्टी में से। मिट्टी के अंदर जब पानी डालते हैं तो जब वो एब्जॉर्ब करते थे जाइलम के थ्रू, है ना, जाइलम के थ्रू एब्जॉर्ब करते थे, तो वो जाइलम के थ्रू पानी के साथ साथ एब्जॉर्ब करके उन न्यूट्रिएंट्स को लेते थे। तो पानी कम होगा तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी प्लांट्स में।
द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्लाइन, सो द ऑक्सीजन इन्वॉल्व विल बी लेस। अगर आप पौधे को पूरा पानी नहीं देंगे, किसी पेड़ को, पौधे को, तो उसका फोटोसिंथेसिस का वो जो मैकेनिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो जितनी ऑक्सीजन वो देना चाहिए वो भी नहीं दे पाएगा। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल ऑल्सो डिक्लाइन, जितना पानी ट्रांसपिरेशन से ऊपर जाना चाहिए वो भी डिक्लाइन हो जाएगा। सो वाटर वेपर रिलीजेज इन द एटमॉस्फेयर वो भी कम होंगे। ये वाटर साइकिल को भी डिस्टर्ब कर सकता है। मान लीजिए नीचे पानी आपने दिया ही नहीं, खेतों को, बहुत सारे खेतों को पानी नहीं दिया जा रहा, मान लीजिए नहर में पानी नहीं है, तो क्या होगा? एक जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे वो तो है ही, न्यूट्रिएंट भी नहीं मिल रहे उनको। थर्ड क्या हो रहा है कि पानी जो हमारे एटमॉस्फेयर में उड़ना चाहिए, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पानी कैसे पहुंचता है? इसी तरीके से पहुंचता है, पानी उड़ता है, इवेपोरेशन होती है, ट्रांसपिरेशन होती है पौधों से, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके शरीर से भी जो होता है ट्रांसपिरेशन होती है, तो पानी पहुंचता है। तो क्या होगा? ये सारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई गेस आपको ये समझ आया होगा। हमने इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि वाटर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अर्थ पर। हमने ये देखा कि आप वाटर को हार्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको ये दिखाया कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो कि ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर जो प्रेशर डाल रहे हैं। हमने ये देखा कि रेनफॉल कितना कितना हो रहा है इंडिया में अलग अलग जगह पर, और जिस तरीके से रेनफॉल हो रहा है, हमने पॉपुलेशन का भी चार्ट देखा, मैप देखा, हमने इसका कोरिलेशन देखा। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल बेसिक चैप्टर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।